अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन, लॉगरिथम, एरर, टाइप्स ऑफ एरर और एक्यूरेसी, ये किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन किसे कहा जाता है। तो द मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। वो तरीका जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को एक्सपोनेंट्स की सूरत में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। कभी कभार साइंस के अंदर क्या होता है कि हमें बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर से डील करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मास ऑफ अर्थ काफ़ी है कि इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इस तरह से रेडियस ऑफ अर्थ इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इस तरह से अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी बहुत एक छोटी वैल्यू होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल होगी। तो कुछ नंबर साइंस के अंदर बहुत लार्ज होते हैं और कुछ नंबर बहुत स्मॉल होते हैं। तो बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को अगर हम पावर की सूरत में लिखते हैं, एक्सपोनेंट की सूरत में निकलें, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि मेरे पास ये नंबर है 32000000। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इस नंबर को अगर हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखें तो उसका ख़ास तरीका होगा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ दिख रही है, दिस थिंग इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको 10 दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड बेस। तीसरी चीज़ ये आपको 7 दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, कोएफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट या पावर। तो करना क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जो नंबर है, जो ज़ीरो के अलावा नंबर है, सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज़ 32। और एक डिजिट के बाद हम क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज़ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। अब चूँकि 7 स्टेप पे हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो जब हम एक्सपोनेंट्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव में लगाते हैं, और जब एक्सपोनेंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव में आ रहा होता है। तो चूँकि 7 स्टेप बैक साइड पे शिफ्ट किया इसको, तो 10 की पावर 7 यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो 3.2 × 10 to the power 7 ये यही नंबर है मौजूद। अच्छा, इस तरह से भी हो सकता था कि अगर हम 32 × 10 की पावर 6 कर देते तब भी सही में रहता, बट उस सूरत में वो सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन कहलाता। और अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है तो इसको हम लोग फिर कहते हैं, दिस विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहला रही होती है, जिसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मौजूद हो कोएफिशिएंट के अंदर। ठीक है, अगर एक डिजिट के बाद नहीं है, 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद है, तो वो जस्ट एक साइंटिफिक नोटेशन है, वो एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि एक नंबर हमारे पास एक वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा नंबर है 0.000000025। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स को लेना है और पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स। तो जब हम 6 स्टेप शिफ्ट करेंगे तो 9.25 × 10 की पावर यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, 10 की पावर -6। तो ये इस नंबर को शॉर्ट हैंड फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बुक के अंदर है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ 10। कि ये नंबर्स हैं हमारे पास, 5 नंबर्स हैं, इनको 10 की पावर में हमें शो करना है, पावर ऑफ 10 की सूरत में। जैसे ये 6782 है, तो उसमें हम क्या करें, पॉइंट इस वक्त यहाँ है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप बैक लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6.782, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 स्टेप बैक किया, यहाँ पर देखिए पॉइंट को 1 2 स्टेप बैक करना है, हो जाएगा 5.652 × 10 to the power 2, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए पॉइंट को राइट शिफ्ट करना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप शिफ्ट करना है, ये क्या हो जाएगा, 1.9 × 10 की पावर -4। राइट साइड पे जा रहा है ना, 1 2 3 4 स्टेप, तो -4। यहाँ पर देखिए पॉइंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप,
दिस इज 7 इंटू 10 टू द पावर 4। ये देखिए पॉइंट को 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 6 7 स्टेप लेकर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप लेकर गए तो माइनस का 7। समझ में आ गया सारे एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है दिस इज कॉल्ड लोगैरिथम। लोगैरिथम जिसको नॉर्मली आप लॉग भी कह रहे होते हैं, ये मैथमेटिक्स के अंदर आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा लॉग। लोगैरिथम क्या करता है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन से ज़्यादा इजी या ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं किसी भी नंबर को। देखो ये एक नंबर ये हमारे पास नॉर्मल नोटेशन है, डेसिमल नोटेशन। इस डेसिमल नोटेशन को, इस नॉर्मल नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन से ज़्यादा शॉर्ट करना हो तो दैट इज़ लोगैरिथम फिर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा है ना हम अगर कोई नंबर लिखते हैं 5 0 0 0 0 0, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 10 की पावर 1 2 दैट इज 1 2 3 4 5 10 की पावर सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर आप इसका लॉग ले लोगे ना तो ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ आ जाएगा 5। तो ये बहुत सिंपल कर देता है एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन को भी, लोगैरिथम या लॉग। बेस 10 की सूरत में किसी भी नंबर को लिख दिया जाता है। सो ये तो चूँकि मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, केमिस्ट्री में इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना है, ज़्यादा लर्न नहीं करना। इसमें जस्ट आप ये देखें कि लोगैरिथम में 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स इन लोगैरिथम, वन इज कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड वन इज मेंटिसा। इसमें एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट होता है। और मेंटिसा कौन सा पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट जिसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लॉग 273 का अगर हम लॉग ले लें इस नंबर का तो उसका लॉग आ जाएगा 2.4362। अब इसके अंदर अगर पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अगर इससे आपसे पूछे कि इस सवाल के अंदर व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, तो होल नंबर में कौन सी वैल्यू है भाई, ये जो पॉइंट से पहले है 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और मेंटिसा क्या हो गया उसका, जो पॉइंट के बाद है डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू 0.4362। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर का लॉग लिया जाता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता लगता है आपको, ये एक्सपोनेंट को देखकर पता लग जाता है। जैसे 10 की पावर 5 है, इसका जब आप लॉग ले लोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 असल में हो गया कैरेक्टरिस्टिक। ये जैसा आपको एक्सपोनेंट को देखकर पता लग सकता है। एमसीक्यूज में पूछें अगर 10 की पावर 5 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो वो 5 आ जाएगा। अब मेंटिसा क्या है, मेंटिसा आपको लॉग टेबल की मदद से कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लॉग टेबल होती है उसके लिए, जिसमें मेंटिसा आपको ढूंढना पड़ता है। तो बस ये एमसीक्यूज के लिए जैसे आपसे लॉग के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, बस ये आपको बताना होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, दैट इज एरर। एरर किसे कहते हैं, एरर के मतलब होते हैं गलती। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एरर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ है, कोई स्केल है या कोई एक बिल्डिंग है समझ जाओ, अगर कोई बिल्डिंग है और वो जो है वो 230 फीट की है एक्चुअल में, और मैंने आपसे बोला कि आप इसकी बिल्डिंग की जो है वो लंबाई मालूम करो खुद ही, और आपने इसकी लंबाई 228 फीट मालूम कर ली, तो असल में इतनी थी नहीं, आपसे गलती हो गई है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 फीट। तो 2 फीट क्या आ गया आपकी कैलकुलेशन में, एरर आ गया। तो एरर क्या है कि जितने जो एक्चुअल वैल्यू था उससे आप कितना डेविएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एरर। एरर के टाइप्स की बात करें, एरर कितनी तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। पर्सनल एरर कब अराइज होता है, ये वो एरर है जो उस वक्त अराइज होता है ड्यू टू ह्यूमन फॉल्ट, ह्यूमन इंसानी गलती की वजह से, कि आपने अगर कोई गलती कर दी हो ना कैलकुलेशन लेते हुए, दैट इज पर्सनल एरर। मतलब आपका ध्यान नहीं था या आपको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा और नींद के आलम में आपने क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर ली, तो इन दैट केस क्या होगा कि फिर वो तो गलती का इम्कान होगा। ये तो आपकी गलती थी जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो है वो डिफरेंस आया हुआ है एक्चुअल वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। सेकंड इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर सर कब होता है राइज कि जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, मतलब कोई जो आलात पैमाइश है जिससे आप मेजर कर रहे हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज या रूलर है, कोई भी अगर आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसके अंदर अगर उसकी वजह से अगर रीडिंग में कोई गलती आ रही है, इट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर।
ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास होता है ज़ीरो एरर होता है। ज़ीरो एरर इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ज़ीरो एरर एक तरह का सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है। ज़ीरो एरर कब आता है? वर्नियर कैलिपर में भी आता है और स्क्रू गेज में भी आता है कि जब आप टोटली अगर आप बंद कर देते हैं वर्नियर कैलिपर को तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से मैच करना चाहिए। अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसका मतलब कि ये परफेक्ट है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे या पीछे है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर है। उस सूरत में रीडिंग हमेशा गलत आएगी। इसके लिए या तो आप वर्नियर कैलिपर को चेंज करें, अगर नहीं चेंज करना है तो जो एरर ज़ीरो एरर आप कैलकुलेट करके रीडिंग लेने के बाद आप उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उस एरर को नलिफाई करें, उस एरर को ख़त्म करें। यह सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। जो इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से उसमें कोई खामी होती है, कोई नुक्स होता है, कोई डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से ही आता है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर कब आता है? द एरर विच अराइजेस ड्यू द डिस्टर्बेंस इन सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई है तो उसकी वजह से अगर एरर आ जाए तो ये है रैंडम एरर। मिसाल के तौर पे अगर आपको ब्यू रेट पर रीडिंग ले रहे थे और लाइट चली गई, अंधेरा हो गया या रोशनी कम हो गई तो अब जाहिर सी बात है ना कि कम रोशनी में तो आप नहीं ब्यू रेट की रीडिंग ले पाएंगे। तो इन दैट केस अब ये जो एरर है दैट इज़ रैंडम एरर, क्योंकि इसमें आपके सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। या अगर आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे थे जिसमें आपको आवाज़ सुननी थी किसी चीज़ की और बाहर नॉइस पोल्यूशन बहुत है, गाड़ियाँ चल रही हैं तेज़, तो इन दैट केस क्या होगा? गाड़ियों के तेज़ चलने की वजह से आप वो सुन नहीं पाएंगे ठीक से। दिस इज़ कॉल्ड रैंडम एरर, ठीक है। तो रैंडम एरर जो है वो एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में जो भी डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से पेश आता है। तो तीन तरह के एरर होते हैं, पर्सनल, सिस्टमेटिक, रैंडम। क्लियर? लास्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसे कहते हैं? द नियरनेस टू द एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। कि आप एक्चुअल वैल्यू से कितना नियर है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। मतलब कि अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे 230 फीट का है और आपने 229 फीट निकाल दिया, नाउ यू आर मोर एक्यूरेट। अब आपके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है, आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत करीब हो एक्चुअल वैल्यू से, मतलब एरर कम से कम होगा। तो एरर जब कम से कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या चीज़ है? दैट्स इट फॉर टुडे।